क्या आप भी 3 जून को एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो रुको हमारे साथ। अगर आपको शॉर्ट में जानकारी चाहिए तो आप लोग स्क्रिप्ट करके चले जाइए, और अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, बातों को अच्छी तरह समझना है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों के टेलोमेयर भाग में पाए जाने वाले दोहरावदार अनुक्रम का मुख्य काम क्या है? तो ए है जीन अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना, बी कोशिका विभाजन के समय आनुवंशिक कोड को नुकसान को रोकना और गुणसूत्र को स्थिरता देना, सी स्पिंडल फाइबर के जुड़ने का स्थान प्रदान करना और आरएनए प्राइमर का निर्माण करना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शंस हैं बी प्रत्येक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए का अंतिम सिरा पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाता है और टेलोमेयर इस कमी को झेलता है ताकि मुख्य कोडिंग डीएनए को सुरक्षित रखा जा सके। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कंकाल पेशी में पाए जाने वाला ट्रोपोनिन प्रोटीन परिसर किन 3 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है? तो ए ट्रोपोनिन ए बी सी, बी ट्रोपोनिन ITC, सी ट्रोपोनिन XYZ और डी ट्रोपोनिन एक्टिन मायोसिन सर्कोमेयर। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ITC। तो ट्रोपोनिन एक्टिन से जुड़कर संकुचन को रोकता है और ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन से बनता है और ट्रोपोनिन सी कैल्शियम आयामों को बांधने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आयोग घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो आज हम लेके आए हैं हाई लेवल के क्वेश्चन, तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन के हेनले रूप की अवरोही भुजा और आरोही भुजा की पारिगम्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अवरोही भुजा विद्युत अपघटनों के लिए पारगम्य है और अवरोही भुजा पानी के लिए, बी अवरोही भुजा पानी के लिए पारगम्य है और जबकि आरोही भुजा पानी के लिए पूर्णतः अपारगम्य है, और सी दोनों भुजाएं पानी और सोडियम दोनों के लिए सामान्य रूप से पारगम्य है, और डी अवरोही भुजा केवल यूरिया के लिए पारगम्य होती हैं। तो इसका अवरोही भुजा से पानी निकल जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि अवरोही भुजा पानी के लिए पारगम्य है। तो हेनले लूप की अवरोही भुजा से पानी आसानी से निकल जाता है, ऑस्मोलिस द्वारा निकल जाता है, लेकिन नमक नहीं निकल पाता है। इसके विपरीत मोटी अवरोही भुजा पानी को रोकती है और आयनों को सक्रिय और निष्क्रिय रूप से निकालती है, जिसे मेडुलरी इंटरस्टिशियम गाढ़ा होता है। तो अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में एल्वियोलर सरफेंट का निर्माण किन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है? इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शंस हैं ए टाइप न्यूमोसाइड गैस विस्तरण बढ़ान, बी टाइप सेकेंड न्यूरोसाइड्स सतही तनाव को कम करके एल्वियोली को चिपकाने से रोकना, सी गोबलेट कोशिकाएं बलगम का निर्माण करना, और डी मैक्रोफेज कोशिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करना। तो देखते हैं इस कि टाइप सेकेंड न्यूमोसाइड कोशिकाएं लेसिथिन युक्त सरफेक्टेंट
छोड़ती हैं और यह पानी के सतही तनाव को बहुत कम करता है, जिससे सांस छोड़ते समय हमारे फेफड़े चिपकते नहीं हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हैं बी। तो अगला क्वेश्चन है हृदय चक्र में आइसोवोल्यूमेट्रिक संकुचन चरण के दौरान कपाटों की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन है ए एलियोवेंट्रिकुलर, ए बी कपाट खुले होते हैं और सेमिलूनर कपाट बंद होते हैं, बी ए बी कपाट बंद होते हैं और सेमिलूनर कपाट खुले होते हैं, सी ए बी कपाट से और सेमिलूनर कपाट दोनों पूरी तरह से बंद होते हैं, डी सभी कपाट पूरी तरह से खुले होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शंस हैं, इस चरण में नीले सिकुड़ना कहते हैं, जिसके अंदर का दबाव बढ़ता है और ए बी कपाट तुरंत बंद हो जाते हैं। और लैब ध्वनि चूँकि दबाव अभी महाधमनी के दबाव से कम होता है इसलिए सेमिलूनर कपाट भी बंद रहते हैं। इस कारण निलय का आयतन बदले बिना दबाव तेजी से बढ़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न, यदि माता का रक्त समूह ए बी ग्रुप है और पिता का रक्त समूह ओ ग्रुप है, तो उसकी संतानों में कौन से रक्त समूह होने की संभावना होगी? तो व्याख्या में देखते हैं, पुनेट स्क्वायर या क्रॉस करने पर संतानों के जीनोटाइप ए ओ ए ग्रुप और बी ओ बी ग्रुप प्राप्त होते हैं। इसलिए कोई भी बच्चा ना तो ए बी ग्रुप का होगा ना ही ओ ग्रुप का होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। तो अगला प्रश्न है, आँखों में पाए जाने वाली फोबिया सेंट्रलिश क्षेत्र में दृश्य तीक्ष्णता सबसे अधिक क्यों होती है? तो ऑप्शन है ए, वहाँ केवल राइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, बी क्योंकि वहाँ केवल कोशिकाएं अत्यधिक सघन रूप से पाई जाती हैं, सी क्योंकि वहाँ रक्त कोशिकाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, और डी क्योंकि वहाँ ब्लाइंड स्पॉट स्थित होता है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। मैकुला न्यूक्लिया के केंद्र में स्थित फोबिया सेंट्रल राइट कोशिकाएं शून्य होती हैं और केवल कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ प्रकाश सीधे कोश पर पड़ता है, जिससे सबसे साफ और सटीक रंगीन प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, कशेरुकी जंतुओं के आमाशय में पाई जाने वाली मुख्य कोशिकाएं किस निष्क्रिय एंजाइम का उत्पादन करती हैं? ऑप्शन है ए ट्रिप्सिनोजेन, बी पेप्सिनोजेन, सी एमाइलेज और डी काइमोट्रिप्सिन। तो व्याख्या है, चीफ कोशिकाएं निष्क्रिय पेप्सिनोजेन छोड़ती हैं जब यह एंजाइम एक्सिनोटिक कोशिकाओं से निकलने वाले HCl के संपर्क में जाता है, तो यह सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। तो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेप्सिन।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अग्नाशय से निकलने वाली सोडियम बाइकार्बोनेट युक्त क्षारीय द्रव के स्राव को कौन सा ग्रहणी का हार्मोन मुख्य रूप से उत्तेजित करता है। तो इसमें ऑप्शन हैं ए गैस्ट्रिन, बी सेक्रोटिन, सी कोलिसिस्टोकाइनिन, डी एंट्रोकाइनेज। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए, सेक्रोटिन मानव शरीर में खोजा गया सबसे पहला हार्मोन है। यह अग्नाशय और पानी बाइकार्बोनेट आयनों में भरपूर द्रव छोड़ने के लिए प्रेरित करता है ताकि आमाशय से आए अम्लीय भोजन को उदासीन बनाया जा सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्रोटिन। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अंतःस्रावी एवं हाइपोथैलेमस और अग्रपीयूष ग्रंथि के बीच हार्मोन्स का परिवहन किस तंत्र के माध्यम से होता है। तो इसमें ऑप्शन हैं तंत्रिका अक्ष तंतु के सीधे मार्ग द्वारा, बी हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम द्वारा, सी लसिका वाहिकाओं द्वारा, डी प्रामस्तिष्क मेरुदंड CSF द्वारा। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। हाइपोथैलेमस की रिजलिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स रक्त वाहिकाओं में एक विशेष जाल है। पोर्टल सिस्टम द्वारा अग्र पीयूष ग्रंथि तक पहुँचते हैं, जबकि पश्च पीयूष ग्रंथि सीधे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स द्वारा जुड़ी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंकाल तंत्र में श्रोणि मेखला की तीनों हड्डियां इलियम, स्फिंक्टरम और प्यूबिस जिन स्थान पर आपस में मिलती हैं वह कौन सा गड्ढा कैविटी बनाता है। तो ऑप्शंस हैं ए गैलोनोइड कैविटी, बी एसिटाबुलम, सी ओलेक्रेनन फोसा, डी फोरामेन मैग्नम। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। एसिटाबुलम एक गहरा गड्ढा है जिसमें जांघ की हड्डी फीमर का सिर फिट होता है और बॉल एंड सॉकेट गेंद की तरह जोड़ बनाता है, और गैलेनोइड कैविटी कंधे में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एसिटाबुलम। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 है, प्रतिरक्षा विज्ञान में MHC वर्ग फर्स्ट के अणु शरीर की किन कोशिकाओं की सतह में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है ए लाल रक्त कोशिकाओं RBC पर, बी केंद्रक युक्त कोशिकाओं पर, सी केवल एंटीजन प्रेजेंटिंग कोशिकाओं पर, और डी केवल टी हेलर कोशिकाओं पर। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। MHCI अणु शरीर के उन सभी कोशिकाओं पर पाए जाते हैं जिन केंद्रक होता है। यह साइटोटॉक्सिन की कोशिकाओं CDS को पहचानने में मदद करती है और कोशिका संक्रमित है या स्वस्थ। ये देखती है कि MHCI कि हमारे शरीर की कोशिकाएं संक्रमित तो नहीं हैं, ये स्वस्थ हैं। तो ये हमारे पहचान करने में मदद करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है MH साइटो कोशिकाओं पर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वियोग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वियोजन वक्र का दाईं ओर खिसकना
किस स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शंस हैं हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता बढ़ाना, बी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता घटाना, और सी CO2 के स्तर के तापमान को भारी करना, और डी रक्त का pH मान या क्षारीय मान बढ़ाना। तो व्याख्या है, ऊतकों में जब CO2 तापमान और H आयन का अम्लीयता बढ़ते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ देता है और इसे बोहर प्रभाव कहते हैं और दाएं ग्राफ की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है CO2 के स्तर और तापमान में भारी कमी। तो अगला देखते हैं कि प्रश्न 14 है कि प्रश्न त्वचा की किस परत को मैलपिघी परत भी कहा जाता है जहाँ निरंतर समसूत्री विभाजन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रैटम कार्नियम, बी स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रैटम लूसिडम, डिडर्मिस परत। तो चलिए देखते हैं व्याख्या में कि स्ट्रैटम जर्मिनेटम एपिडर्मिस सबसे निचली और जीवित परत होती है। इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं और ऊपरी परतों का निर्माण करती हैं, बाद में मृत केराटिन कोशिकाओं में बदल जाती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी स्ट्रैटम जर्मिनेटम एवं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न स्नैप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर के स्राव को प्रेरित करने के लिए सिंटेनिव नॉब के भीतर किस आयन का प्रवेश सबसे आवश्यक होता है? तो ऑप्शन हैं ए सोडियम आयन, बी पोटेशियम आयन, सी कैल्शियम आयन, डी क्लोराइड आयन। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। जब एक्शन पोटेशियम से निम्नलिखित नॉब तक पहुंचता है तो वोल्टेज गेटेज कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं और भीतर आए Ca2 प्लस आयन न्यूरोट्रांसमीटर में भारी पुटिकाओं को झिल्ली से जोड़कर फटने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि वोल्टेज गेटम कैल्शियम आयन खुल जाते हैं। तो इसके करेक्ट ऑप्शन हैं सी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यदि किसी व्यक्ति के एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स का अत्यधिक स्राव होने लगे और उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन हैं ए रक्तचाप, बी रक्तचाप का अत्यधिक बढ़ना और पोटेशियम की कमी, और शरीर के पानी का अत्यधिक नुकसान और लो BP। ऑप्शन सी रक्त में ग्लूकोज का स्तर अचानक गिर जाना, और ऑप्शन डी है हड्डियों का भुरभुरा होकर टूटना। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। एल्डोस्टेरोन एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है। यह किडनी की नलिकाओं से सोडियम और पानी का अवशोषण बढ़ाता है तथा पोटेशियम को बाहर निकालता है, और इसकी अधिकता से शरीर में पानी और नमक बढ़ने से BP बहुत हाई हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए और क्वेश्चन नंबर 17 है कि आनुवंशिकी में एपिस्टेसिस घटना का क्या अर्थ होता है? तो एक ही जीन के दोनों एलील का समान रूप से प्रकट होना, बी एक जीन जोड़ी द्वारा किसी दूसरी जगह पर इसी जीन जोड़ी के प्रभाव को दबा देना, और सी एक जीन का कई सारे शारीरिक लक्षणों को नियंत्रित करना, और डी गुणसूत्र के एक टुकड़े का टूटकर दूसरे गुणसूत्र पर जुड़ना। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। एपिस्टेसिस एक गैर एलीलिक अंतःक्रिया है। इनमें बाधा डालने वाले जीन को एपिस्टेटिक जीन और दबने वाले जीन को हाइपोस्टेटिक जीन कहते हैं। तो
स्टैटिक घटना का क्या अर्थ है? तो एपिस्टेटिक एक ही जीन के दोनों दलील समान रूप से प्रकट होते हैं। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है एपिस्टेटिक जीन को दबने वाले एक जीन जोड़ी द्वारा किसी दूसरी जगह पर स्थित जीन जोड़ी के प्रभाव को दबा देना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कान के भीतर पाई जाने वाली मैकुला और क्रिस्टा एम्पुलैरिस संरचनाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन हैं ए ध्वनि तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, बी क्रमशः स्टैटिक स्थिर और डायनामिक गतिशील शारीरिक संतुलन बनाए रखना, सी अंतःकरण के दबाव को वायुमंडलीय दबाव के बराबर करना, डी उच्च स्तरीय तीव्रता वाली ध्वनि से कान के पर्दे की रक्षा करना। तो चलिए व्याख्या देखते हैं कि मैकुलर यूटिकल और सैक्यूल में होता है जो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष सीधे खड़े रहने से या सिर झुकाने से पता लगाता है। क्रिस्टा अर्धवृत्ताकार नलिकाओं में होता है जो चक्कर या आने या घूमने को नियंत्रित करता है। तो मैकुला यूटिकल और सैक्यूल में होता है जो गुरुत्वाकर्षण को सीधे खड़े रखने में मतलब सीधे खड़े रखने में स्थिर रखने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रमशः स्टैटिक स्थिर और डायनामिक गतिशील शारीरिक संतुलन बनाए रखना। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीवर की कौन कौन सी विशिष्ट कोशिकाएं पुरानी और क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट करती है? तो ऑप्शन हैं हेपेटोसाइट्स, बी कुफर कोशिकाएं, सी गोबलेट कोशिकाएं, डी जाइमोनस कोशिकाएं। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कुफर कोशिकाएं लीवर में पाए जाने वाले विशेष मैक्रोफेज हैं। ये रक्त को छानती हैं और मृत टूटी हुई लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करके उनके हेमोग्लोबिन को बिलिरुबिन में बदल देती हैं। तो कुफर कोशिकाएं इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि डीएनए प्रतिकृति के दौरान ओकाजा की टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो ऑप्शंस हैं ए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए हेलिकेज, डीएनए लाइगेज और आरएनए प्राइमेज। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। लैंगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए का निर्माण छोटे छोटे टुकड़ों में होता है जिन्हें ओकाज़की टुकड़े कहते हैं और डीएनए लाइगेज एंजाइम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाकर इन टुकड़ों को आपस में जोड़ने का एक सतत श्रृंखला है। तो लैंगिंग डीएनए तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डीएनए लाइगेज करेक्ट ऑप्शन है। तो कैसा रहा आज का हमारा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट soon. Hope you enjoy the video. लोगों को तो नहीं पढ़ा वही खुद ना बस जितनी देर खेले हैं उतने देर पढ़ लेते हैं। बहुत टफ बात है ना, बहुत टफ बात है में हमें नहीं समझ पाए था। चलो रिकॉर्डिंग थी कहाँ जाते घर आता पढ़ाओ प्रोफेशनल बोल ना तो उनका हाई लेवल पर पढ़ावा थे कि नहीं कि जौन है कस कबूतर कस का छोटे बच्चन को पढ़ावा थे। अब 35 से 40 साल